सहारा प्रणाम, मैं हूं अंजू पंकज। पर्सनल फाइनेंस पर हमारे खास कार्यक्रम पैसा वसूल बजट स्पेशल में आपका स्वागत है। दादा का पिटारा खुल चुका है। नौकरी पेशा लोगों को दादा से काफी उम्मीदें थी, लेकिन नए टैक्स स्लैब ने उन्हें निराश ही किया है। स्लैब में सिर्फ 20,000 का इजाफा किया गया है। 1,60,000 से बढ़ाकर इसे 1,80,000 कर दिया गया है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान भी मौजूद हैं। टैक्स एक्सपर्ट गिरीश आहूजा जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है गिरीश जी। और बजाज कैपिटल के CEO अनिल चोपड़ा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अंजू। अनिल जी, जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें उम्मीद थी कि जो टैक्स स्लैब है वो 2 लाख तक हो सकता है, लेकिन 1,80,000 हुआ है। उसमें भी महिलाओं को भूल गए हैं दादा। तो किस नजर से देखते हैं आप इसे? बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है अगर हम वेतन पेशियों की निगाह से देखें तो, क्योंकि देखिए डायरेक्ट टैक्स कोड जो है वो ऑलरेडी, उसका ड्राफ्ट जो है वो ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन है। उस पर अगर एक निगाह डालें तो 1 अप्रैल 2012 से टैक्स के सारे स्लैब्स में काफी बदलाव आने वाला है। और उसी दिशा में एक ये कदम है कि उन्होंने 1,60,000 से बढ़ाकर इसको 1,80,000 किया है, क्योंकि उसमें जो प्रावधान है वो 2 लाख रुपए से कम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो एक कदम है उसी दिशा में ही। इस कदम को उठा के प्रणब मुखर्जी साहब ने ये एक अपनी तरफ से एक सबको कॉन्फिडेंस दिया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड डेफिनेटली एप्लीकेबल होगा। मनोज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी मनोज जी, बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं? मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगले 1 साल के लिए अगर मैं किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूँ तो कौन सा म्यूचुअल फंड ठीक रहेगा इस टाइम पे? देखिए, अगर आपने टैक्स बचाना है तो आपको मालूम होगा कि जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स होती हैं, ELSS प्लान जिनको बोलते हैं, उसमें निवेश करने से आप टैक्स बचा सकते हैं। अभी तो 31 मार्च तक अगर आप निवेश करेंगे तो आपको 10-11 की अपनी टैक्स की कैलकुलेशन में छूट मिलेगी। अगले साल भी ये छूट बरकरार रखी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं लाए गए हैं। जबकि डायरेक्ट टैक्स कोड जब लागू होगा 1 अप्रैल 2012 के बाद, तब ELSS स्कीम्स भी इसके दायरे से बाहर आ जाएंगी। लेकिन अगले 1 साल तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब जो अच्छी ELSS स्कीम्स हैं, जैसे कि सुंदरम टैक्स सेवर प्लान है, ये ICICI प्रूडेंशियल का टैक्स प्लान है, ये HDFC का टैक्स सेवर है, इसमें आप निवेश करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। याद रहे कि इसमें जो सीमा है सेक्शन 80C की, वो 1 लाख रुपए की है और इसमें 3 साल का लॉक इन रहता है, यानी कि आपको निवेश करने के बाद कम से कम 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। हमारे एक और कॉलर है अलीगढ़ से, हमारे साथ तैयब फोन लाइन पर है। जी तैयब, आप बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने एजुकेशन लोन कम क्यों निकाला है? एजुकेशन लोन जी कम, इसे रेट इंटरेस्ट कम क्यों निकाला है? इस पे स्टूडेंट्स को शिकायत है। देखिए, एजुकेशन लोन के बारे में जो बात की जा रही है, एजुकेशन लोन को अगर कम किया जाएगा तो फिर डिडक्शन नहीं मिलेगी। हम एक 80E सेक्शन में अलग डिडक्शन देते हैं। एजुकेशन के एक्सपेंस की बात नहीं कर रहे। जो एजुकेशन लोन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एक अलग डिडक्शन है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट एक डिडक्शन मिलता है। तो आपको 2 सब्सिडी तो नहीं मिल सकती, या तो डिडक्शन ना दे इनकम टैक्स में। अगर इनकम टैक्स में डिडक्शन दिया तो रेट नहीं कम होगा। रेट बैंक वाले दे रहे हैं, और एजुकेशन लोन का जो रेट दिया उसकी डिडक्शन आपको, अगर आप स्लैब 20% के है या 30% के स्लैब में है, तो आपको उतना डिडक्शन मिल रहा है। तो इसलिए अगर आपको अगर 1% रोड कम भी कर दिया जाता तो उतना टैक्स भी कम हो जाता। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि डबल डिडक्शन ना दिया जाए, उधर इंटरेस्ट भी कम करा जाए, उधर डिडक्शन भी कंटिन्यू करा जाए, इसलिए उन्होंने ये किया नहीं। 80 अभी चल रहा है। हमारे एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी आप बताएं, अपना नाम बताएं और आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? 1,80,000 जो बढ़ाई है हमारी इनकम टैक्स का लिमिट, उसकी जगह 2 लाख कर दिया होता तो अच्छा रहता, क्योंकि सामने उन्होंने जो गैस का सब्सिडी है LPG का, वो भी उन्होंने बढ़ोतरी निकाल देने का है। तो हमारा जो घर का बजट है वो भी तो ऐसे वैसे डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या कहें? देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं, अगर आपको इसमें अगर 2 लाख दे दिया जाता तो पक्की बात है कि अगले डायरेक्ट टैक्स कोड में आप उससे ज्यादा डिमांड करते। तो उन्होंने वही रखा हुआ है कि इस बार 20,000 इस बार दे दिया है और 20,000 हम अगली बार दे देंगे। और उस वजह से भी वो कह रहे हैं कि हमारा जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है, सारे जो डायरेक्ट टैक्स के कंसेशन दिए हैं, 11,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और वो कह रहे हैं कि हमने सीनियर सिटीजन को एक फायदा दे दिया, 60 साल से जो 64 साल के बीच में थे या 65 साल जिनको पूरे नहीं हुए थे, उनकी वो भी हमने 7,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया, 9 का बना। तो इसलिए जो ये बेनिफिट दिया है, ये 2,000 रुपए का बेनिफिट तो वैसे मैं मानता हूं पीनट है, लेकिन क्या करें, उनके पास भी एक रेवेन्यू तो इकट्ठा करना ही है। उन्होंने क्या किया, 11,500 करोड़ रुपए का नुकसान यहां किया, 11,300 करोड़ रुपए का इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाकर बराबर कर दिया है। ना कोई फायदा हुआ है ना नुकसान, मैं आपको ये बता दूं।
अनिल जी, हमारे एक और कॉलर है जिन्होंने एसएमएस किया हमें फरीदाबाद से, मनोज जी ने हमें एसएमएस के जरिए सवाल पूछा है। उनका सवाल है, क्या अब फैमिली पेंशन प्लान लेना महंगा हो जाएगा? नहीं, ऐसी तो कोई भी प्रोविजन नहीं है कि फैमिली पेंशन प्लान लेना, इस बजट में कोई ऐसी बात नहीं है कि जो महंगा हो जाएगा। आप अपनी गोल्स को निर्धारित कीजिए कि आपने कब रिटायर होना है और रिटायरमेंट के बाद आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कितनी पेंशन चाहिए होगी। बाजार में कई तरह के पेंशन प्लान्स उपलब्ध हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा सरकार ने भी नेशनल पेंशन स्कीम लागू करी है और आप अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल के भी उसमें 70,000 रुपए जमा करके अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। तो फैमिली पेंशन प्लान में आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ने वाला नहीं है। इस बजट में ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है। लेकिन मैं एक चीज ऐड कर दूं कि जो डायरेक्टर्स कोड आने वाला है जी, उसमें वो फैमिली पेंशन प्लान के बारे में बात नहीं की गई है। उसमें उन्होंने करा हुआ है कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम के लिए। तो आज आप पुराने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी अगले साल से उस बारे में। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम गवर्नमेंट की है उसमें कंट्रीब्यूट करें ताकि आगे भी वो कंटिन्यू रहे, वो फायदेमंद रहे, वो फायदेमंद रहे। और उसके लिए आज से सोचना पड़ेगा। उसके आज से सोचा नहीं, क्योंकि ये एक तो साल की पेमेंट नहीं है, तो ये कई सालों की, अगले साल आपको डिडक्शन मिलनी बंद हो जाएगी, फिर कहेंगे आपने गलत हमें गाइड किया। तो मैं यही कहूंगा कि कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड जो गवर्नमेंट की है वो आगे कंटिन्यू होने वाली है, क्योंकि हमारे पास ड्राफ्ट बिल पहले ही है। गवर्नमेंट ने हमें एक साल पहले ही बता दिया कि ये होने वाला है। प्रोविडेंट फंड है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो तो पहले आगे भी चलेगा। लेकिन बाकी चीजें हटने वाली हैं, इसलिए सोच के करिए कोई भी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आगे आपको उसकी रिडक्शन मिलेगी नहीं। बिल्कुल। हमारे एक और कॉलर है हरियाणा से, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं जी। अपना नाम बताएं और सवाल बताएं, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मेरा नाम भगवान है जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि ये जो इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए तक हम कर सकते थे, क्या इसकी सीमा कुछ बढ़ाई गई है या 1 लाख ही है? कोई सीमा नहीं बढ़ाई गई। ये देखिए वो 1 लाख का 1 लाख ही रहा है और वो बढ़ाई भी नहीं जाएगी। लेकिन जब डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा तब उस केस को 1 लाख अलग करके 50,000 की और सीमा कर दी है, 1.5 लाख 2 जगह पे डाल दिया गया है। लेकिन अभी 1 लाख की सीमा में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुई है और ना ही उनका कोई विचार था इस सीमा को बढ़ाने का। गिरी जी, हमारे एक और कॉलर है जिन्होंने एसएमएस किया है, विभूति सिंह, जो कि 62 वर्ष के, उनका ये सवाल है। वो जानना चाहते हैं कि जुलाई में टैक्स रिटर्न भरते समय क्या 2,50,000 की छूट अवेल की जा सकती है? जी नहीं, वो अगले साल से आएगी। जो अगले साल की इनकम होगी उस पे 2,50,000 की छूट मिलेगी। इस साल तो आपको 1,60,000 की मिलेगी जो पहले से चली आ रही। ये तो अगले साल का जो प्रीवियस ईयर 11-12 में आप कमाएंगे, उसमें आप 62 साल के हैं तो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाएंगे और आपको 2,50,000 की छूट मिलेगी। पिछले साल के लिए 1,60,000 ही मिलेगी। जब आप जुलाई 2012 में रिटर्न भरेंगे तब आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। अभी सिर्फ इसका ऐलान हुआ है, प्रस्ताव ही है एक तरह से। अनिल जी, जिस तरह से 30,000 करोड़ के म्यूचुअल फंड्स का, बॉन्ड्स का भी कहा गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग के, रेलवेज के, उनमें किस तरह से उन्हें खरीदा जाएगा और किस तरह से उनमें इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि कुछ फायदा हो सके लोगों को? देखिए, 4-5 ऐसी कंपनीज हैं सरकार की, सरकारी उपक्रम हैं जो कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग में लगी हैं। जैसे कि IRFC है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि पूरे भारतवर्ष में कोने कोने में जाके रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रही हैं। कोंकण रेलवे अगर आपने सुनाई है। इसके अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक है और सिडबी है। ये 4-5 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको सरकार ये ऐलान कर रही है कि वो पब्लिक से टैक्स फ्री बॉन्ड्स इशू करके अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए पैसा उगा सकती हैं। और पब्लिक में ये बहुत पॉपुलर है कि जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं उसमें आप 1-2 करोड़ भी लगा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, उस पर जो ब्याज मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो ये एक अच्छा तरीका है जो मनी फ्लो को उधर डाइवर्ट करने के लिए, जहां पे अदरवाइज पैसे की बहुत दरकार है, बहुत जरूरी है और वहां पैसा जा नहीं पा रहा है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना निवेश नहीं कर पाता है क्योंकि उनको रिटर्न्स वहां पे काफी लंबे समय के बाद मिलती हैं। अनिल जी, अगला सवाल एक SMS के जरिए हमें आया है आपके लिए। फिरोजाबाद से प्रदीप तिवारी जी ने सवाल पूछा है। उनका कहना है कि अभी टैक्स बचाने के लिए लोग बीमा खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए क्या ये बजट मुश्किल लेकर आया है? क्या बीमा खरीदना महंगा हो जाएगा? नहीं, देखिए, अभी तो 31 मार्च तक आप इस साल की प्लानिंग कर सकते हैं। अभी हम 28 फरवरी पे हैं, पूरा 1 महीना बाकी है। अगर आपने अपनी सेक्शन 80C की पूरी प्लानिंग नहीं करी है, आपने उस लिमिट को पूरा यूटिलाइज नहीं किया है, तब आप पहले अपनी जरूरत को देखिए। आपकी जितनी सालाना इनकम है उसका तकरीबन 7 गुना आपके ऊपर लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि अगर ब्रेड अर्नर को कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली का लाइफस्टाइल बिल्कुल बिगड़े ना। और उसको लेने के लिए कई तरह के प्लान्स मार्केट में उपलब्ध हैं।
आप अपने फाइनेंशियल प्लानर को या ब्रोकर को कंसल्ट कीजिए। सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पेंशन प्लान्स, होल लाइफ एंडोमेंट प्लान्स, इसके अलावा यूलिप प्लान्स, तरह तरह के प्लान्स उपलब्ध हैं। इन प्लान्स को अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने ऑब्जेक्टिव से मैच करके अगर आप लेते हैं तो जो भी आप प्रीमियम देंगे वो आपको इस साल टैक्स में बचत देगा, अगर आपने ऑलरेडी 1 लाख की लिमिट अपनी पूरी नहीं करी हुई है। और ये बचत आपको अगले साल भी मिलेगी, क्योंकि इस साल जैसे पहले हमने प्रोग्राम में बताया कि सेक्शन 80C में कोई फेरबदल नहीं की गई है और सारे इंश्योरेंस प्लान, चाहे वो पेंशन हो, चाहे यूलिप्स हो, चाहे वो टर्म प्लान्स हो, सबका जो प्रीमियम आप पे करते हैं वो आपको सेक्शन 80C की बचत दिलाता है। जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। आप चलते रहिए समय के साथ।